मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जहां सऊदी अरब ने इजराइल को वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से को अपने में मिलाने की कोशिश पर कड़ी चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब गजा युद्ध के चलते 2020 के अब्राहम समझौते या अब्राहम अकॉर्ड्स पहले से ही भारी दबाव में हैं। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों और विस्तारवादी नीतियों ने न केवल सऊदी अरब के साथ रिश्ते खराब किए हैं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन जैसे मौजूदा साझेदारों के साथ संबंधों पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो क्षेत्रीय शांति की दिशा तय कर सकती है। इजराइल और हमास के बीच करीब 2 सालों से चल रहे युद्ध में गजा बेहद दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस युद्ध में 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विनाश हो गया है। ये कह सकते हैं कि गजा एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। इस बीच कई देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, जिससे इसराइल पर दबाव बढ़ा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मान्यता के जवाब में वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार और संभावित एनेक्सेशन यानी कब्जे की योजना का संकेत दिया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लक्ष्मण रेखा मानता है। इसी संदर्भ में सऊदी अरब ने 21 सितंबर को इसराइल को एक स्पष्ट संदेश भेजा कि वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से पर कब्जा इसराइल के लिए गंभीर परिणाम लेकर आएगा। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में आई, जो फिलिस्तीनी मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन करार दिया, जो क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल सकता है। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब की चेतावनी सीधे तौर पर अब्राहम समझौते से जुड़ी हुई है, जो 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान को इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करने वाले समझौते थे। अब्राहम अकॉर्ड्स को मध्य पूर्व में शांति का एक ऐतिहासिक मोड़ माना गया था, लेकिन गजा युद्ध ने इन्हें उलटने की कगार पर ला खड़ा किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इजराइल एनेक्सेशन की दिशा में आगे बढ़ता है तो यह न केवल सऊदी अरब के साथ इजराइल के रिश्तों को तनावपूर्ण कर देगा, बल्कि अब्राहम समझौतों को पूरी तरह से उलट सकता है। कार्नेगी एंडोमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा का पुनर्निर्माण और 2 राज्य समाधान के बिना ये समझौते क्षेत्रीय गतिशीलता पर निर्भर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी एनेक्सेशन के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने इसे वैश्विक कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। कुल मिलाकर इजराइल दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है अगर उसने गजा पर या फिर फिलिस्तीन के किसी भी इलाके में कब्जा करने की नीति को तेज किया तो। मध्य पूर्व की तनावपूर्ण राजनीति और दक्षिण एशिया के संघर्षों के बीच तमाम देश अचानक से काफी एक्टिव हो गए हैं। कतर पर हुए इजरायली हमलों ने जैसे इन्हें नींद से जगा दिया है। सऊदी अरब भी मानो तैयारियों में लग गया है। पाकिस्तान के साथ एक रक्षा सौदा भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने अचानक सऊदी अरब से रिश्तों में सुधार की बात कही है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने शुक्रवार को कहा कि नई शुरुआत के लिए सऊदी को आमंत्रित किया जा सकता है, ताकि पुरानी दुश्मनी को भुलाकर इजराइल के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाया जा सके। क्षेत्रीय ताकतों को हिजबुल्लाह के बजाय इजराइल को मुख्य खतरे के रूप में देखना चाहिए। हिजबुल्लाह के हथियार केवल इजरायली दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, न कि लेबनान या सऊदी अरब के खिलाफ। हिजबुल्लाह ने अचानक से सऊदी से दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया है? सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश हिजबुल्लाह को 2016 में ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी। सीरिया और ईरान की मदद से हिजबुल्लाह न सिर्फ इजराइल बल्कि अरब देशों के लिए भी खतरा बन रहा था। लेकिन हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़े बदलाव आए हैं। इजराइल ने पिछले साल हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा हिजबुल्लाह के सीरियाई सहयोगी बशर अल असद दिसंबर 2024 में सत्ता से बाहर हो गया। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद ईरान की भी हालत काफी खस्ता हो गई। ये वो कारण रहे जिससे हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो गया, जिसके बाद वो सऊदी और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो गया है। सऊदी हिजबुल्लाह के रिश्तों पर एक नजर। 2021 में सऊदी लेबनान संबंध और अधिक खराब हो गए थे, जब सऊदी ने लेबनानी राजदूत को अपने देश से निकाल दिया था और अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। साथ ही लेबनानी उत्पादों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हिजबुल्लाह के तत्कालीन नेता हसन नसरल्लाह ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आतंकवादी कहा था और यमन में सऊदी की भूमिका की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर तबाही का ऐसा दौर चलाया हुआ है जिससे मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया दंग है।
इजराइल एक समय हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और हुतियों तीनों के साथ लड़ रहा था। हाल ही में ईरान के साथ भी भीषण युद्ध किया और अब कतर पर भी हमास के नेताओं को निशाना बनाने का हवाला देते हुए हमले कर दिए। पूरे प्रकरण से अरब देशों में खलबली मच गई है। अरब नेटो बनाने तक की बात सामने आ गई। लेकिन अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने सऊदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कई पुराने दुश्मन दोस्त बनने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हाल के समय में तनाव तेज हो गया है। गाजा को लेकर मुस्लिम देशों में नाराजगी थी, लेकिन जब कतर पर हमला हो गया तो ऐसा लगा मानो अरब देशों के सब्र का बांध टूट गया हो और उन्होंने इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजियां की। इसी कड़ी में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कुछ दिन पहले एर्दोआन ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी न बनवा दें, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इजराइल से जारी रहेगा। जवाब में नेतन्याहू यरूशलेम पहुंच गए और उन्होंने कहा कि यह हमारा शहर है, आपका नहीं। उन्होंने यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता दोहराई और कहा कि फिलिस्तीन जैसा कोई मुल्क वे दुनिया में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। अब एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोआन ने टेक्नोफेस्ट में यरूशलेम पर मुस्लिमों का दावा पेश किया और कहा कि वे हम पर नफरत उगलने लगे क्योंकि हमने उन्हें सिलोआम का शिलालेख नहीं दिया। हम तुम्हें शिलालेख नहीं देंगे, ना ही अल-कुद्स का एक भी कंकड़। हम यरूशलेम से अपना हाथ नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि यरूशलेम मानवता और मुसलमानों की इज्जत है। इस दौरान एर्दोआन ने एक शिलालेख या इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया। सवाल ये है कि सिलोआम शिलालेख क्या है और एर्दोआन ने इसका जिक्र क्यों किया। यरूशलेम तीनों धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र शहर है। यूएन प्रस्तावों के अनुसार पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की मांग है। मुस्लिम देश भी इसे उठाते रहे हैं, लेकिन इजराइल इसे अपना अविभाज्य हिस्सा मानता है। सिलोआम शिलालेख सिलवान इलाके से जुड़ा हुआ है। सिलोआम शिलालेख एक प्राचीन हिब्रू शिलालेख है जो 1880 में यरूशलेम के सिलोआम सुरंग में मिला था। इस सुरंग को बाइबल में हिजकिय्याह की सुरंग यानी हिजकिय्याह टनल भी कहा जाता है। ये शिलालेख लगभग 2700 साल पुराना माना जाता है और इसे प्राचीन हिब्रू वर्णमाला में लिखा गया है। हालांकि ये शिलालेख इस्तांबुल के म्यूजियम में है। एर्दोआन ने कहा कि नेतन्याहू निर्लज्जतापूर्वक इस शिलालेख की मांग कर रहे हैं, लेकिन तुर्की यरूशलेम से संबंधित एक भी कंकड़ उन्हें नहीं देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिलालेख तुर्की की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, क्योंकि ये ऑटोमन शासन के दौरान मिला था और तब से इस्तांबुल के संग्रहालय, इस्तांबुल के म्यूजियम में है। ये पूरा विवाद इस बात पर केंद्रित है कि यरूशलेम किसका शहर है। नेतन्याहू ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि यरूशलेम हमारा शहर है, आपका शहर नहीं, और एर्दोआन ने इसके जवाब में तुर्की की ऐतिहासिक और धार्मिक स्थिति पर जोर दिया।